हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जो इसका फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको दिया था फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवोजियर ने 1789 में। और इस लॉ में कहा गया था कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एंड इसका दूसरा था कि मास ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट गिवन। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, इसका सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि कोई हम लोग लेंगे रिएक्टेंट लेंगे और प्रोडक्ट लेंगे। तो रिएक्टेंट में मास दिया रहेगा और प्रोडक्ट में किसी का निकालना होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है, जैसे देखते हैं। इन अ रिएक्शन 100 grams of CaCO3 heated, है ना। अब 100 ग्राम ऑफ CaCO3 को हीट किया गया है एंड इट will produce 56 ग्राम ऑफ क्या CaO and rest CO2. Then find the mass of CO2 produced. तो इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है कि कोई रिएक्टेंट में, है ना, जो रिएक्टेंट है उसका मास दिया हुआ है और प्रोडक्ट में से किसी का मास निकालना है। तो इसका इक्वेशन देखते हैं पहले, बैलेंस इक्वेशन। तो CaCO3 और ये हमारा हीट करने पे निकलेगा CaO प्लस CO2। अब ये है 100 ग्राम, ठीक है, ये निकला 56 ग्राम। ये कितना आ जाएगा, अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रूल के अनुसार मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। तो मास ऑफ प्रोडक्ट जो है ये है 56 और इधर इसका पता करना है, तो मान लेते हैं x, है ना। और मास ऑफ रिएक्टेंट है 100 ग्राम्स। तो सिंपल सी बात है, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 44 ग्राम। तो ये है सिंपल सा क्वेश्चन इसका। तो इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। ऐसे तो ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब पूछने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शनल में हो सकते हैं कि ये रिएक्टेंट है और इसका ये प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये मतलब किस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को मतलब डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हो सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट लॉ देखते हैं, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड लॉ, जो कि है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। किसने दिया था, तो प्रोस्ट ने दिया था। सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखिए इसी से पता चल रहा है कि क्या है इस लॉ में। मतलब कोई भी जब कंपाउंड बनेगा तो उसमें जो एलिमेंट होगा उसका जो प्रोपोर्शन होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे कि वाटर बनेगा तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन होगा वो हमेशा 1:8 ही होगा, है ना। तो इसी तरह का ये है कि कोई भी कंपाउंड है तो उसमें जो एलिमेंट का कंपोजिशन है उसमें कोई डिफर नहीं होगा। किसी भी कंडीशन में बनाएंगे तो नेचुरली होगा, या फिर हम उसको डिफरेंट कंडीशन में तैयार करेंगे तो उसका कंपोजिशन सेम होगा, ठीक है। तो क्या है दिया था, गिवन बाय जोसेफ फ्रॉस्ट, ठीक है। ये दिया गया था 1798, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या कहा गया है, व्हेन
2 or more elements form a compound, they do so in a simple whole number ratio। मतलब जब दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट कंपाउंड बनाएंगे तो उन कंपाउंड का जो आपस में रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, जैसे देखते हैं वाटर का ही देखते हैं। अब H2O बन रहा है ना। अब H2O में वाटर और रेशियो बाय वेट, इसमें वेट लगाना जरूरी है, वॉल्यूम नहीं वेट, बाय वेट। ठीक है, तो वाटर का जो आप देखते हैं कितना कितना मास, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन का है 2 ग्राम और ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम। तो इसका जो रेशियो निकालेंगे कितना आएगा 1:8, है ना। अब ये हम नेचुरली ले लें या फिर हम लोग लैब में इसको तैयार करें तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कभी डिफर नहीं करेगा, हमेशा 1:8 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि अमोनिया ले लेते हैं NH3, है ना। ऐसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है हम लोग उसको या फिर नेचुरली ले ले या फिर लैब में बना ले, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा। कितना रहेगा, तो इसमें है नाइट्रोजन का मास है 14 और हाइड्रोजन है 3, तो 14:3 कभी चेंज नहीं होगा। किसी भी कंडीशन में हम लोग तैयार करेंगे ना अमोनिया, तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है उसका जो वेट का जो रेशियो है वो हमेशा 14:3 ही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें ही पूछ देगा कि हम लोग नेचुरली हाइड्रोजन ले लिए, उसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो है 1:8 है। यदि हम लैब में बनाएंगे 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ तो उसमें कितना ऑक्सीजन पर चाहिए, तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करके देख ही लेते हैं कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन, इसको ही मिटा ही देता हूँ। क्वेश्चन क्या हो सकता है, इन नेचर वाटर is containing hydrogen and oxygen in ratio of 1:8. If we are going to synthesize water in lab। ठीक है, अब नेचर में 1:8 का रेशियो में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वाटर में, हम लोग उसको लैब में बनाएंगे तो मान लेते हैं कि हम लोग उसमें 8 ग्राम ऑफ H2 ले लेते हैं। पूछेगा फाइंड द अमाउंट ऑफ O2 रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है 1:8 में हम लोग जान पहले देख चुके हैं। अब हम लोग यदि लैब में बनाते हैं तो मेरे पास है 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, पूछेगा कि हमको कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए कि ये पूरी तरह से वाटर बना ले। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए, जान रहे हैं कि इसका जो रेशियो है वो हमेशा सेम होता है, तो लेट बी सपोज कि x ग्राम ऑफ हमको ऑक्सीजन चाहिए, है ना। इसका रेशियो कितना होना चाहिए, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए 1:8 होना चाहिए। हमारे पास हाइड्रोजन कितना है 8 ग्राम है और ऑक्सीजन है x ग्राम। ठीक है, तो अब हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, जो x का वैल्यू आएगा उतना ही हमको क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए। कितना होगा 64 ग्राम, मतलब हमको यदि 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है तो 64 ग्राम ऑफ क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, जिससे कि ये हमारा वाटर बन जाएगा। ठीक है, कम्प्लीटली हाइड्रोजन यूज हो जाएगा। चलिए, तो ये था हमारा, और हम लोग आगे बढ़ते हैं अब थर्ड लॉ की ओर। तो तीसरा लॉ जो है वो है
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इसे दिया था डाल्टन ने, है ना, डाल्टन, गिवन बाय डाल्टन 1803। ठीक है, तो इस लॉ में क्या कहा गया कि दो एलिमेंट जो आपस में रिएक्ट करते हैं और एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, तो उसका यदि हम किसी एक एलिमेंट का यदि मास फिक्स कर लें और जो उस फिक्स मास के द्वारा, मास से जो दूसरा एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है, उसका जो रेशियो होगा आपस में, वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है कहने का मतलब। जैसे देखिए, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं H2O का और एक है H2O2। देखिए, दो ही एलिमेंट है और दोनों मिलके एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहा है। यहाँ पे H2O बन गया, यहाँ H2O2 बन गया। तो इसमें जो एक एलिमेंट का है मास हम लोग फिक्स कर लेंगे, दूसरा एलिमेंट जो होगा उसका जो मास होगा वो आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो रखेगा। तो यही है कहने का मतलब। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक बनाते हैं डैश शीट और इसमें यहाँ रखेंगे हम H2O, यहाँ रखेंगे H2O2। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन का वेट होगा, दोनों वेट ही लेंगे, वेट भी वेट। अब इसमें हाइड्रोजन का जो वेट है वो है 2 ग्राम, ऑक्सीजन है 8 ग्राम। इसमें हाइड्रोजन का वेट है 2 ग्राम और ऑक्सीजन है 16 ग्राम। ठीक है, सॉरी, यहाँ ऑक्सीजन है 16 ग्राम और यहाँ ऑक्सीजन है 32 ग्राम। ठीक है, अब देखिए, अब एक एलिमेंट का मास फिक्स करेंगे तो हाइड्रोजन का मास पहले से ही फिक्स है, मतलब दोनों में 2-2 ग्राम हाइड्रोजन जुड़ा है। तो दूसरा एलिमेंट जो है वो जो फिक्स मास के द्वारा जो रिएक्ट कर रहा है वो आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो रखेगा। तो यहाँ फिक्स मास है, ये हुआ फिक्स मास, और ये जो फिक्स मास से जो रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो गया, 1:2। तो ये है फिक्स मास का रेशियो। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो वहाँ भी एक से ज़्यादा कंपाउंड बनेंगे। देखिए, जब नाइट्रोजन लेते हैं हम लोग और रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन से, ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या क्या बनता है। एक बनेगा N2O, NO2, N2O3, N2O5। देखिए, यहाँ 4 कंपाउंड बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम किसी एक का मास फिक्स कर लेंगे और दूसरे का जो मास होगा वो आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो रखेगा। ठीक है, देखते हैं, यहाँ नाइट्रोजन का मास, यहाँ ऑक्सीजन का मास, चलिए यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 28 ग्राम, ऑक्सीजन है 16 ग्राम, यहाँ नाइट्रोजन है 14 ग्राम, यहाँ ऑक्सीजन है 32 ग्राम, और यहाँ नाइट्रोजन है 28, ऑक्सीजन है 48 ग्राम, नाइट्रोजन है 28 एंड ऑक्सीजन है 80 ग्राम, है ना, N2O5। अब देखिए, हम यदि नाइट्रोजन का मास फिक्स कर लेते हैं, इधर एक और बना लेते हैं जगह, यहाँ लिखेंगे फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें सबका कर लेते हैं 14 ग्राम, सब कांस्टेंट रखना, सबका सेम ही रखना है। अब इससे जो ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 28 था तो 16 था तो 14 हो गया तो 8 ग्राम, 14 है, यहाँ भी 14 है, यहाँ 32 ग्राम, यहाँ 28 है, यहाँ 48 है, यहाँ आधा हो गया नाइट्रोजन का मास, ऑक्सीजन भी आधा हो जाएगा 24 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ भी नाइट्रोजन का मास हाफ हो रहा है तो ऑक्सीजन भी हाफ हो जाएगा। अब देखिए, इसका जो रेशियो होगा ऑक्सीजन का वो आपस में एक सिंपल होल नंबर रेशियो रखेगा। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मतलब जब एक ही दो एलिमेंट आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो उनके बीच का जो रेशियो होगा, जब एक का मास हमको फिक्स करना है और दूसरे मास जो उसी फिक्स मास से रिएक्ट कर रहा है उसका जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो रखेगा। इसका रेशियो कितना हो जाएगा,
तो हो जाएगा 1:4:3:5। तो यही रेशियो होगा हमेशा। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना। तो ये था। When two element combine to form more than one compound if the weight of one element if the weight of one element is fixed, then the weight of other element react with the fixed weight of first element, they contain a simple whole number ratio by their weight। ठीक है, तो ये है आपका डिफिनेशन, समझ लिए। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चौथा लॉ, जो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसे दिया था रिक्टर ने, है ना। अब इसमें क्या कहा गया कि जब दो से ज्यादा एलिमेंट, when two element combined with the fixed weight of third element, जब दो एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के फिक्स वेट से रिएक्ट करेगा, then the ratio of which they combine with the third element will either be same or
either with the same or simple multiple of the ratio of the mass in which they combine with each other. देखिए, when two elements combine with the fixed weight of the third element, the ratio of in which they combine with the third element, देखिए जिस रेशियो से वो तीसरे एलिमेंट से कंबाइन कर रहे हैं, will either with the same or the simple multiple of the ratio of the mass in which they combine with each other. इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि देखिए हाइड्रोजन H2O बना रहा है और एक है सल्फर SO2 बन रहा है। अब इसमें जो, या फिर हम इसको ऐसे ले लेते हैं H2S ले लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें हाइड्रोजन का जो मास है वो सेम है, तो ये दो जो एलिमेंट है वो थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास से रिएक्ट कर रहा है। तो इस दोनों एलिमेंट में जो रेशियो होगा और इसका जो रेशियो होगा, इस दोनों का आपस में जो रेशियो निकलेगा, जैसे देखिए इसमें ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के 1:8, मतलब 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है इससे। ऑक्सीजन मतलब 8 ग्राम ऑक्सीजन जो है 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है। और इसमें क्या है कि 16 ग्राम ऑफ सल्फर जो है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है। मतलब इस दोनों का रिएक्शन मतलब रेशियो जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, जब ये मतलब ऑक्सीजन और सल्फर का जब ये हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा था तो है 1:2, है ना। जब ये ऑक्सीजन और सल्फर हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा था फिक्स मास से, तो आपस में इसका रेशियो था 1:2। और जब यही ऑक्सीजन और सल्फर आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएगा SO2, तब जब इसका रेशियो होगा या तो इतना ही होगा या फिर इसका सिंपल मल्टीपल होगा, ठीक है। तो देखते हैं, अब इसका वेट है 16, ठीक है। तो अब इसका है 32 और ये भी है 32, ठीक है। तो इसका रेशियो आ गया 1:1 SO2, ठीक है ना। तो देखिए अब ये जो है इसका सिंपल मल्टीपल है, इसको 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1:2 आ जाएगा, है ना। तो इसका सिंपल मल्टीपल है, ठीक है। तो यही था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, सॉरी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसमें क्या कहा गया, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन विद द फिक्स्ड वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट। टू एलिमेंट क्या क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन है और सल्फर है, ये कंबाइन कर रहा है किससे, फिक्स वेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। देन द रेशियो इन विच दे कंबाइन विद द थर्ड एलिमेंट। अभी जिस रेशियो में ये थर्ड एलिमेंट से कंबाइन कर रहा था इसका रेशियो क्या था, 1:2, है ना। यहाँ 8 है, वहाँ 16 ग्राम कर रहा है फिक्स वेट से, है ना। तो रेशियो हो गया 1:2, है ना। फिक्स वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट will either be the same or the simple multiple of the ratio of the mass in which they combine with each other। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो इनके जो मास हैं उनका जो रेशियो होगा वो या तो इसी के बराबर होगा या फिर इसका सिंपल मल्टीपल होगा।
तो ये था हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, है ना। इसको डोनेट कैसे किया जा सकता है, तो जैसे कि बनाया H2O, दूसरा बनाया H2S और एक यहाँ हो गया SO2, ठीक है। ये हो गया 1:8, यहाँ हो गया 1:16 और ये हो गया 1:1। तो ये है ना। यहाँ सिंपल मल्टीपल है इसका। यहाँ देखिए 16 ग्राम आपका रिएक्ट कर रहा है, यहाँ 32 ग्राम कर रहा है ना। तो सिंपल मल्टीपल हो गया। तो ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, है ना। और हम लोग अब पांचवा पढ़ेंगे जो कि है गैलुसैक्स लॉ। यह है पांचवा लॉ। इसको गैलुसैक्स का लॉ है, तो दिया किसने था, तो गैलुसैक्स ने ही दिया था। अब इसमें क्या, यह है वॉल्यूम से रिलेटेड। इसमें क्या कहा गया, जब कोई भी कंपाउंड मतलब एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं, तो उनका जो वैल्यू होता है वॉल्यूम्स, वो आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो रखता है। व्हेन एलिमेंट कंबाइन to form compounds, then their then they do so in a simple whole number ratio by their वॉल्यूम्स। इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे, इतने सारे लॉ पढ़े हैं, वो बाय देयर मास था। इसमें है बाय देयर वॉल्यूम, मतलब इनका जो वॉल्यूम होगा वो आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो रखेंगे, ठीक है। जैसे देखते हैं H2 और O2 मिलके बनाया H2O। अब इनका जो आपस में वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। जैसे देखिए यहाँ पे कितने कितने हैं, तो दो इसको बैलेंस कर लेते हैं, है ना। तो ये हो गया। तो इसका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, 2:1:2। तो ये रेशियो इसका वॉल्यूम का रहेगा, है ना। वॉल्यूम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, है ना। जितना मोल होगा उतना ही वॉल्यूम होता है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन होगा जो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कर लेंगे, ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं करना है। और इसके बाद हम लोग जो मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, है ना, उसमें अच्छी तरह से क्वेश्चन भी किया जाएगा, है ना। वो समझने लायक टॉपिक है, अच्छी तरह से समझेंगे उसको। चलिए, थैंक यू। आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है।